हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। और आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं हम लोग, जो कि पिछली क्लास से थोड़ा बहुत रिलेट करता हुआ होगा, है ना। जो स्टूडेंट आज इस नए लेक्चर क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा कम समझ में आएगा। आप पहले लेक्चर से देखते चले आइए, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट चुटकियों में एकदम छू मंतर हो जाएंगे, है ना। एक एक वर्ड को हम समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में ही पिछली क्लास में जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। और आप लोग जब जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो लोग जवाब देते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद और क्लैपिंग। साथ में जो विद्यार्थी अपना जवाब नहीं देते हैं, वो प्लीज अपना जवाब दिया करें और अपने कोर्स को साथ में कवर कर लें। इसके साथ ही हम बता दें कि जो स्टूडेंट नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। आप वहां पर जाकर मोशन बायोलॉजी आप टाइप कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी आप जो है वहां पहुंच सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर। और अपने वहां पर हमने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया है, आप लोग जाकर उसको या तो मेरे साथ लिख सकते हैं या फिर आप जो है पीडीएफ से लिख सकते हैं बच्चों। तो पिछली क्लास में आपको याद होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग जो है इम्प्लांटेशन यानी कि हम अंतःरोपण पढ़े थे। याद है कि नहीं याद है ना। याद होगा आप लोगों को, हमें पता है। और उसमें हमने पढ़ा था क्या कि एक स्पर्म जो है कैसे जाकर एक एग को फर्टिलाइज करता है, और उसके बाद वो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट लगातार डिवीजन करता है, 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और इस 16 स्टेज की कोशिका को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जिसमें 8 से 16 कोशिका स्टेज को मॉरुला कहा जाता है, जो आगे डिफरेंशिएट होकर, परिवर्तित होकर जो है ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के 2 भाग होते हैं। एक होता है बाहर की तरफ एक पतला सा सर्कल बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, हिंदी में इसको पोषपूरक कहा जाता है। और उसके बाद अंदर की तरफ कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिसको इनर सेल मांस कहा जाता है, यानी अंतर कोशिका जो सेल होती है उसे वहां पर कहा जाता है। तो इतना आप लोगों ने टॉपिक को क्या किया होगा, याद कर लिया होगा, मेमोराइज कर लिया होगा। आज की क्लास में बच्चों हमें देखेंगे कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो किस प्रकार से जो गर्भाशय में जाकर जुड़ता है, और जुड़ने के साथ ही जो है मां से जो भ्रूण होता है वो अपने मां से किस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और साथ में बता दें कि इस क्लास से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज कंसंट्रेट होकर आप पूरे लेक्चर को देखिए, और साथ में आप लोग जो है बड़े ध्यान से अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए हम लोग पिछली क्लास को तो बता दी क्या क्या हुआ, आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में जो हेडिंग है हमारी बच्चों वो क्या है, सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। इसको इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बच्चों यहां पर सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से एक जो ट्रोफोब्लास्ट यानी कि एक जो एम्ब्रियो होता है वो मां के गर्भ से किस प्रकार से जाकर जुड़ा होता है। ठीक है, किस प्रकार से वो जाकर क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम इसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और बड़े ध्यान से आप लोग जो है फोकस करिए और देखते रहिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो है फोकस करिए। आपके एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे एक फिगर दिया गया है। पहले तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिगर क्या है। फिगर बच्चों ये यूट्रस का फिगर है, और इस यूट्रस में जो ब्लास्टोसिस्ट था वो ढंगरते हुए आ चुका है, और अब कहा वो इम्प्लांट होना है, उसको क्या हो रहा है, अंतःरोपण होना है। अंतःरोपण कैसे होगा, हम पिछली क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों जैसे ही भ्रूण में जैसे ही इस गर्भाशय में क्या आता है, जैसे गर्भाशय में क्या आता है बच्चों, वो ब्लास्टोसिस्ट आता है, वो गर्भाशय की दीवार से कहीं पर भी जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा।
ठीक है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा। जैसे ही गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, और चिपकता कौन है, ट्रोफोब्लास्ट चिपकता है, तो ट्रोफोब्लास्ट से अंगुली जैसे प्रवर्ध निकलने लगते हैं, ठीक है, अंगुली जैसी संरचना वहां से ट्रोफोब्लास्ट से क्या होती है, निकलने लगती है ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं बच्चों, जिसको हिंदी में जरायु अंकुरण कहा जाता है, ठीक है। यानी यहां कर सकते हैं पोषकोरक से अंगुली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे जरायु अंकुरण के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। आप कहेंगे सर आप जो है मैक्सिमम यहाँ इंग्लिश यूज किए हैं। स्टूडेंट मैं बता दें, आपके एनसीईआरटी बुक अपना ओपन करिए, और बुक ओपन करने के बाद आप वहां पर देखेंगे जितना भी हम यहाँ पर इंग्लिश लिखे हैं, सारी इंग्लिश आपके एनसीईआरटी हिंदी वाले बुक में है, बल्कि वहां हिंदी में उस वर्ड को लिखा है और हमने इसको इंग्लिश में लिख लिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंग्लिश से डरिए मत और लगातार इसको फेस करिए, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। कुछ जगह पर आप देखेंगे हिंदी का जो वर्ड है वो टफ है, बल्कि इंग्लिश का आसान है, तो इसलिए प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पर विश्वास करिए, जो सही आपके लिए मैं वही पढ़ाता हूं, ठीक। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी आपने समझ लिया कि जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे अंगुली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं, और उस अंगुली जैसे प्रवर्ध को क्या बोला जाता है, कोरियोनिक विलाई यानी जरायु अंकुरण कहा जाता है। और यही अंगुली जैसे प्रवर्ध जो होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, यानी अंतःस्तरी जो दीवार होती है, उससे जाकर चिपक जाता है। समझिए एकदम ध्यान से समझिए हमने क्या बोला। हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट था, पता था ना पिछली क्लास में जो ट्रोफोब्लास्ट था, है ना, उस ट्रोफोब्लास्ट जिसको हिंदी में पोषकोरक है, पोषकोरक से अंगुली जैसे प्रवर्ध निकलेंगे, और ये अंगुली जैसे प्रवर्ध जो होते हैं उसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विलाई जो है फीमेल के, यानी जो मां है, उस मां के क्या, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से यानी ऊतक से क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे जाकर। आपको याद होगा प्रोजेस्टेरॉन जो था वो एंडोमेट्रियम वाल को क्या कर रहा था, बना रहा था, ताकि जो भ्रूण आकर उससे चिपक सके, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वही एंडोमेट्रियम के वाल डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, बताया था ना। तो अब उसके बाद जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट अंगुली जैसे प्रवर्ध की संरचना बनाकर मां के गर्भाशय से, मतलब कि उससे एंडोमेट्रियम की वाल से जुड़ता है, तो उसके बाद जो ऊतक होता है, एंडोमेट्रियम का जो ऊतक होता है, उस विलाई के चारों तरफ क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। मतलब कुछ बच्चों, कुछ यहाँ पर इस ऐसी संरचना, ये ट्रोफोब्लास्ट का अंगुली जैसे प्रवर्ध, ये प्लासेंटा इस तरीके से क्या हो जाते हैं, वो ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाते हैं। और बच्चों ये यूनिक है, दो अलग अलग जीव हैं, है ना, ये जैसे एक बच्चे की मां अलग और बच्चा एक अलग, दो अलग अलग जीव जो हैं एक प्रकार का ऊतक बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में वह कौन सा भाग है जहां पर दो जीवों के ऊतक मिलकर उस संरचना का निर्माण करते हैं। अगेन क्वेश्चन फिर से हम बता देते हैं, उस ऊतक या उस भाग का नाम बताइए जो दो जीव के ऊतक आपस में मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। और बच्चों उसका नाम हम आपको बता दें, प्लासेंटा कहा जाता है उसको। यहां पर लिखा है प्लासेंटा विलाई, यानी अपरा रसांकुर। प्लासेंटा मतलब बच्चों यानी कि जो मतलब कि जो मां के गर्भ से क्या होता है, जुड़ जाता है बच्चे का जो ट्रोफोब्लास्ट निकला हुआ क्या, कोरियोनिक विलाई, ठीक है, उसे मां के ऊतक से क्या होता है, वो जुड़ता है, जिससे एक संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटल विलाई, ठीक है, प्लासेंटा विलाई, जिसको हम हिंदी में अपरा रसांकुर कहते हैं। बच्चों ये अपरा रसांकुर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बच्चे को ग्रो कराना है, भ्रूण को ग्रो करना है, बढ़ना है, विकास करना है एम्ब्रियो में, तो ये प्लासेंटा का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब प्लासेंटा बन जाता है बच्चों, तो जो इनर सेल मास है उसको भोजन की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी तो वो एक नए बच्चे में कन्वर्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम आपसे क्लियर कर देते हैं, जब अपरा का निर्माण होता है तो बच्चे में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, पोषक पदार्थों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ में कुछ जो है प्रतिरक्षी प्रोटीन का ट्रांसफर किया जाता है, ताकि बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके। ठीक है, फिर से हम क्लियर कर देते हैं, जैसे ही कोरियोनिक विलाई और जो एंडोमेट्रियम का ऊतक आपस में जुड़ता है और जुड़ने के बाद ये प्लासेंटा का निर्माण करता है, तो प्लासेंटा से जो भ्रूण है उसको क्या दिया जाता है, उसको भोजन दिया जाता है, साथ में उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, और साथ में
साथ में ही उसको प्रतिरक्षा प्रोटीन दिया जाता है ताकि वो रोगों से बच सके। ठीक है, और साथ में ही बच्चों इसके साथ साथ ये तो इसके यूजफुल है, साथ में जो भ्रूण है उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, जैसे बच्चे को जब ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और साथ में उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है इस प्लासेंटा के थ्रू क्या हो जाता है बाहर, मतलब मां के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इतना तो क्लियर हो गया बच्चों। इससे पहले हम इतना तो बता दें, इससे पहले हम जो है इस फिगर को पूरी तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं ताकि हम आगे जो भी बताएं आपको समझ में आ जाए। तो प्लासेंटा विलाई के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ, अभी हम आगे और भी क्लियर कर देंगे। अब बच्चों यहां पर देखिए, यूट्रस मतलब जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय और साथ में ये जो बच्चे का ये जो पूरा मतलब जहां पर एक भ्रूण ग्रोथ कर रहा है, ये एक संरचना के बीच में जो खाली कैविटी होती है, खाली जगह होता है बच्चों, उस जगह को क्या बोलते हैं, कैविटी या यूट्रस यानी गर्भाशय गुहा बोलते हैं, खाली स्थान होता है। ठीक है, उसके साथ बच्चों यहां पर एक संरचना देखने को मिल रही होगी, योग सैक, जिसको पीतक कोशक कहते हैं। ठीक है, सॉरी पीतक कोश कहते हैं, इसको योग सैक कहा जाता है। खास करके आप इसको जो है अंडा देखे ना, अंडे में पीला वाला भाग होता है उसी को योग कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसको देखा होगा, है ना। और बच्चों बता दें, ये यहां पर अवशेषी होता है, किसी काम का नहीं होता। ये योग सैक जो है फीमेल में किसी काम का नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो ओवी पेरिस होते हैं उनमें ये वर्क करता है योग सैक, और जो विवी पेरिस होते हैं तो उनमें इस किसी काम का नहीं होता। तो ह्यूमन जो है विवी पेरिस है, मतलब जराजयु है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है ना। उसके बाद बच्चों बता देते हैं, यहां पर लिखा है नाभिरज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है बच्चों यानी नाभिरज्जु जो होता है, जो नाभि होती है उस नाभि से मां के जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। यहां पर देख सकते हैं, इसी को बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है जब बेबी का बर्थ होता है तो उसी नाड़ को काटा जाता है, यही है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसी को काटा जाता है। और इसी के अंदर जो है वाहिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जिससे बच्चे में कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब इसके बच्चे के शरीर से बाहर निकलता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन मां से जो है बच्चे में आता है, पोषक पदार्थ बच्चे में आते हैं, और इसके साथ साथ जो है जो प्रतिरक्षी प्रोटीन है बच्चे में आते हैं। इसी प्लासेंटा में तो यहाँ प्लासेंटा के थ्रू इस अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब कि यहाँ पर नाभिरज्जु में ट्रांसफर किया जाता है, और नाभिरज्जु से बच्चे के पूरे शरीर में ट्रांसफर होता है, जिससे जो है ये भ्रूण जो है ये क्या करता है, विकास करता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एम्ब्रियो का ये सिंबल दिखाई दिया, तो ये तो पता है एम्ब्रियो एक भ्रूण है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर म्यूकस प्लग होता है बच्चों, श्लेष्म प्लग होता है। ये सर्विक्स वाले पार्ट्स पर यहाँ पर एक श्लेष्म का प्लग लगा होता है, जिससे जो है बैक्टीरिया और वायरस इस रास्ते से होकर यहाँ पर अंदर ना जा सके, और जो बच्चा है वो क्या ना हो सके, ये बच्चा जो है बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्ट ना हो सके। तो इसे बचाने के लिए तो यहाँ पर म्यूकस प्लग लगा होता है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, यानी हमने क्या बताया आप लोगों को, यही बताया कि ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई निकलते हैं, और एंडोमेट्रियम की वाल से क्या हो जाते हैं, वो कोलैप हो जाते हैं, जिससे एक जो है ऊतक का निर्माण होता है, एक ऐसे अंग का निर्माण होता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं, जो दो जीवों के कोशिकाओं या ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसे प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा बहुत जरूरी होता है भ्रूण के लिए, ताकि उसको भोजन और उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ जो है उसमें प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रतिरक्षा प्रोटीन भेजा जा सके, और साथ में बच्चे में बनने वाले एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं, खराब पदार्थ जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल हुआ, वो भी क्या हो सके, बच्चे से बाहर निकल सके, क्योंकि बच्चा यहाँ पर उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है बाहर नहीं रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो माँ के इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है प्लासेंटा, और उसके बाद माँ के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया। यानी कि माँ जो है अपने को तो जीवित रखती है, साथ में अपने बच्चे को भी जीवित रखती है, और इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। माँ की ममता ही अब जो है कर सकते हैं, अपने आप में एक अद्भुत है, और इसको हम किसी शब्दों से या किसी वर्डों से हम जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बच्चों। आप लोगों को पता हो गया होगा। तो अब उसके बाद आगे बच्चों हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो प्लासेंटा होता है, जो प्लासेंटा है, ये तो भोजन साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ये तो काम करता ही है, इतना तो काम करता है। लेकिन साथ में बच्चों एक और काम करता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है।
मतलब यहाँ से हार्मोन का रिलीजिंग होता है, यानी यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह वर्क करता है। यहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसमें पहला हार्मोन है एचसीजी, जिसको इंग्लिश में बच्चों ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक ऐसा ये हार्मोन होता है जो कि मतलब गर्भावस्था के समय ही रिलीज होता है, और यहां से निकलने वाला हार्मोन जो है खास करके ओवरी पर वर्क कर रहा होता है, मतलब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बनाए रखता है ना। कौन? एचसीजी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बनाए रखता है, ताकि गर्भाशय की जो दीवार है, एंडोमेट्रियम की दीवार, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है बताइए? प्रोजेस्टेरॉन जो कर रहा है क्या कि गर्भाशय की जो अंतःस्तरीय दीवार होती है उसको मेंटेन करके रखा रहता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? एचसीजी। उसके बाद एचपीएल, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। बच्चों एचपीएल हार्मोन का भी सिक्रीशन कहां से होता है? प्लासेंटा से होता है। और ये ऐसा हार्मोन है बच्चों, क्योंकि अगर एक बच्चा गर्भ में ग्रो कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो बर्थ लेगा तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी और वो अपनी मां से मिल्क को सक करेगा। तो ऐसी स्थिति में लैक्टोजन कहां होता है? लैक्टिक एसिड कहां होती है? दूध में होता है। तो इसका मतलब ही समझ लीजिए कि वो ब्रेस्ट को ग्रो और साथ में उसमें मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। कौन? एचपीएल। और उसके साथ ही बच्चों अगला तीसरा है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्ट्रोजन, है ना। देखिए यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन नहीं लिखा है, प्रोजेस्ट्रोजन लिखा है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्रोजेस्ट्रोजन ये प्लासेंटा से रिलीज होता है। ठीक है, इतना क्लियर कर लीजिए, यहाँ प्रोजेस्ट्रॉन नहीं लिखा है। बहुत सारे बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोजन लिखा है। और आप इससे कंफर्म हो जाइए, क्लियर हो जाइए, क्योंकि जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप गलती कर बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, जल्दी में। ठीक है, तो इसको आप मैच करा सकते हैं। तो ये चार मुख्य हार्मोन जो है प्लासेंटा से रिलीज होते हैं, जो कि बच्चों इस भ्रूण को ग्रो कराने में मदद करते हैं। ठीक है, इस जो भ्रूण है इसको फीटस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद एक धीरे धीरे पूरा डेवलप हो जाता है फीटस। ठीक, तो इतना तो क्लियर हो गया ना। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? प्रॉब्लम है ना, है ना। यानी प्लासेंटा से एचसीजी, एचपीएल और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन सभी हार्मोन का क्या होता है? रिलीजिंग होता है। ठीक, अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट नोट के रूप में आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिख सकते हैं क्या कि एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन जो होता है बच्चों ओवरी से रिलीज होता है। कहां से? अंडाशय से। ठीक है, तो एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन ये तीन ऐसे हार्मोन हैं, ये केवल और केवल गर्भावस्था के समय ही रिलीज होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया, क्या बताया आपको कि एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन ये हार्मोन बच्चों केवल गर्भावस्था के समय यानी प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में कर सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बार क्वेश्चन इसको भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन केवल गर्भावस्था के समय रिलीज होता है, जिसमें रिलैक्सिन जो है ओवरी से रिलीज होता है। इसके साथ ही बच्चों अगर एक महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में अन्य हार्मोन भी का स्तर बढ़ जाता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद थायरॉक्सिन। ठीक है, और उसके बाद लैक्टोजन, और भी अन्य सारे हार्मोन हैं। इन सारे हार्मोन का जो स्तर है मां के जो ब्लड होता है, महिला का जो ब्लड होता है उसमें बढ़ जाता है अगर वो गर्भवती हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों यहां पर एक हेडिंग होगी यहाँ पर सगर्भता। अब प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, है ना। ये तो पूरा हमने क्या बता दिया आप लोगों को इसका प्रोसेस बता दिया कि ये होता है ना। तो सगर्भता हेडिंग आ गई तो आप कहेंगे सर 1 नंबर का आ गया तो हम इतना लिखेंगे? नहीं, इतना नहीं लिखना है। आप यहां से ये लिख सकते हैं कि अंतःरोपण से बच्चे के जन्म के पहले तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी सगर्भता कहते हैं। क्या? अंतःरोपण से लेकर बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था को क्या कहा जाता है? सगर्भता कहा जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी कहा जाता है। और इस समय को, इतने जो समय है, खास करके 9 मंथ का जो समय होता है, इसी को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। बच्चों फिर से फोकस कर लीजिए और एकदम आसानी से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपना। हमने क्या बोला? अंतःरोपण से बच्चे के जन्म से पहले तक की जो अवस्था होती है उसी को सगर्भता कहते हैं।
प्रेगनेंसी कहते हैं। और इस पूरे समय काल को या इस पूरे समय को जेस्टेशन पीरियड, यानी ठीक है, इसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट बता देते हैं। अब कई बार हम फीटस वर्ड यूज कर रहे हैं, कई बार हम भ्रूण वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों में मसला क्या है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग, है ना। वर्डों को क्लियर कर रहे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी धमाका होगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए एक अंतःरोपण हो गया। अंतःरोपण से जब इनर सेल मास जो है वो ग्रो करने लगा, तो यानी कि वहां पर कह सकते हैं 1 महीने, मतलब अंतःरोपण से 2 महीने तक की अवस्था। फिर से अंतःरोपण से 2 महीने की अवस्था जो होती है, उस अवस्था में जो मतलब इनर सेल मास ग्रो कर रहा है उसे भ्रूण कहते हैं या भ्रूणीय अवस्था कहते हैं उसको। फिर से क्या हमने बोला, अंतःरोपण से 2 महीने की अवस्था भ्रूणीय अवस्था, ठीक है, और उसमें पलने वाले बच्चे को भ्रूण कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया ना। और 3 महीने से लेकर 9 महीने तक के बीच की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे को फीटस कहा जाता है। मतलब अंतःरोपण से 2 महीने के बीच में जो बच्चा है उसको बोलते हैं भ्रूण, इम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 3 महीने से लेकर 9 महीने के बीच की जो अवस्था होती है बच्चों, उसको फीटस, उस बच्चे को क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। इतना समझ में आ गया, प्रेगनेंसी समय ये हार्मोन रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि क्या क्या बदलाव होते हैं। अब तो यहां पर जैसे ही जो ट्रोफोप्लास्ट चिपका होगा तो क्या हुआ होगा उसमें, है ना। जो इनर सेल मास थी अंदर, जो इनर सेल मास पिछली क्लास में याद है ना, इनर सेल मास थी, उसमें हमने बताया था कि सबको काम बांट दिया जाता है ना। तो उसमें से कुछ कोशिकाएं जो है, मतलब जो कोशिकाएं होती है वो 3 भागों में विभेदित हो जाती है। उसी में मतलब जो इनर सेल मास होता है उनमें की जो कोशिकाएं या जो ऊतक होती हैं वो 3 भागों में विभेदित हो जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। 3 स्तर में बढ़ जाता है इनर सेल मास, 3 स्तर में बढ़ जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बीच वाला स्तर जो होता है मेसोडर्म कहते हैं। और हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन इन्हीं जो है तीनों कोशिकाओं या ऊतक से मिलकर बने होते हैं बच्चों, ठीक है। आगे हम बता देंगे, कभी एक क्लास ले लेंगे जिसमें हम बता देंगे कि एक्टोडर्म से क्या बनता है हमारे शरीर में, एंडोडर्म से क्या बनता है और मेसोडर्म से क्या बनता है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इनर सेल मास 3 भागों में डिवाइड होकर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों एक चीज और बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इनर सेल मास में कुछ ऐसी कोशिका होती हैं जो पूरे शरीर को बनाने की क्षमता रखती हैं और उन कोशिका को स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेम सेल कहते हैं। एकदम आसान है ना, आसान। हमने क्या बोला बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इनर सेल मास में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तो बनता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी कोशिका होती है जो हमारे पूरे शरीर को बना सकती है, अगेन पूरे शरीर को बना सकती है। अमेजिंग है बच्चों, आज के डेट में इसको ट्रीटमेंट के थ्रू लाया जा रहा है। अगर किसी का रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो स्टेम सेल अगर बैंकिंग करके रखा जाता है बच्चों, तो उसका जो यूज किया जाता है उसके पूरे शरीर, मतलब रीढ़ की हड्डी को ठीक करने में, या कोई ऑर्गन में इंजरी हो गई है तो स्टेम सेल का यूज किया जाता है। और स्टेम सेल को बैंक करना इतना आसान नहीं है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर स्टेम सेल के बारे में बता देते हैं। मतलब हमने क्या बोला कि इनर सेल मास में कुछ ऐसी कोशिका होती हैं जो हमारे पूरे शरीर को क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं, फिर से बना सकती हैं, और उनमें पूरे शरीर को बनाने की क्षमता होती है। तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन, यानी अगली हेडिंग जो हमारी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये दोनों एक ही साथ पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर फोकस करिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि हर महीने में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं एम्ब्रियो में और क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना बच्चों, ठीक है। और किस प्रकार से एक 9 महीने का जो फीटस है वो कैसे ग्रो कर पाता है, ठीक है। 40 हफ्ते लगते हैं, यानी प्रेगनेंसी में 40 हफ्ते लगते हैं। 40 वीक्स में एक बच्चा जो है जन्म लेता है, ठीक है, प्रेगनेंसी से लेकर 40 हफ्ते तक, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पहले महीने में हार्ट जो है ग्रो कर लेता है और हम उसको जो है स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। पहले महीने में क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, हार्ट जो है ग्रो कर जाता है ना। पहले महीने में हृदय बनता है, क्योंकि पूरी शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना है तो हृदय का बनना जरूरी है। तो पहले महीने में बच्चों क्या होने लगता है, हृदय बन जाता है और वो
वो धड़कना भी स्टार्ट कर देता है। और हृदय की गति जो है हमारी 70 से 72 है ना, इन बच्चों यानी भ्रूण की जो है वो बहुत तेज होती है ना, बहुत तेजी के साथ क्या कर रहा होता है। ठीक है, पहले महीने में हृदय बन जाता है, जिसको हम स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं हृदय की स्पंदन गति को। ठीक है, और या तो फिर अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर दूसरे महीने में, यानी यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे महीने में हाथ पैर बन जाते हैं और उनमें उंगलियां निकल जाती हैं। दूसरे महीने में हाथ पैर बनने लगते हैं और उंगलियां निकलने लगती हैं प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है, ये तो 2 महीने, ये तो भ्रूण की अवस्था हो गई है ना। अंतर उपड़ के बाद से 2 महीने की जो अवस्था भ्रूण अवस्था। अब बच्चों फीटस अवस्था स्टार्ट होती है, यानी 12वें सप्ताह। ठीक है, 12वें सप्ताह यानी कि तीसरे महीने में अंगतंत्र बनने लगता है, मतलब पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, और उसके साथ साथ जो है हमारा ब्रेन सिस्टम, तो इन सभी का निर्माण होने लगता है किसमें, तीसरे महीने में। ठीक है, तीसरे महीने में इन सभी का निर्माण होने लगता है, प्रॉपरली पूरा हाथ पर ग्रो होने लगता है। ठीक है, ग्रो कर जाता है, कर सकते हैं यहाँ पर, तो हर महीने में थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पर तीसरे महीने में जो है मैक्सिमम जो है ग्रो कर जाता है। चौथे महीने का कुछ पता नहीं है बच्चों, कुछ क्लियर नहीं होता। 5वें महीने में गतिशीलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गतिशीलता से ही पता लगा जाता है कि जो बच्चा एम्ब्रियो में पल रहा, सॉरी जो यूट्रस में पल रहा है, यानी कि कहां पर, गर्भाशय में जो पल रहा है वो पूरी तरीके से सही है कि नहीं है। मतलब 5वें महीने में पहली बार बच्चा किक करता है, मतलब हाथ पांव चलाना चालू हो करना स्टार्ट कर देता है। किस महीने में, 5वें महीने, यानी 5वें महीने में बच्चा जो है वो क्या करने लगता है, हाथ पांव चलाना चालू कर देता है ना। यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं 5वें महीने में बच्चा किक मारता है। ठीक है, गर्भाशय में किक मारता है, किस महीने में, 5वें महीने में। ठीक है, और उसके साथ साथ उसे सर पे बाल आने लगते हैं, इसका मतलब इससे पहले टकले है ना। तो 5वें महीने में किक मारता है और उसके बाद उसके शरीर, उसके सिर पे जो है बाल 5वें महीने में स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों किसमें, 24वें सप्ताह, मतलब कि 6 महीने। ठीक है, लगभग 6 महीने में यहाँ पर शरीर पर, पूरे शरीर पर जो है कोमल बाल आ जाते हैं, पूरे शरीर पर। ठीक है, और आंख का जो आईलिड वो बनने लगता है, और साथ में बरौनियां हैं, ये सारी बनने लगती हैं। किस महीने में, 24वें सप्ताह में। ठीक है, 24वें सप्ताह यानी कि 6वें महीने में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 40वें सप्ताह की। तो 9वें महीने में एक बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, जन्म लेता है, मतलब पूरी तरीके से वो ग्रो कर चुका होता है, और इसका वेट नॉर्मली हम मानते हैं 3.4 से 3.5 kg होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहले 8 सप्ताह तक बच्चे का वेट जो होता है बच्चों वो 2 ग्राम होता है। कितना, 2 ग्राम केवल 8 सप्ताह तक। लेकिन 40वें सप्ताह में वो लगभग 3.4 से 3.5 kg का हो जाता है, नॉर्मल एक बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रसव होता है ना, लेबर पेन क्या होता है, साथ में जो मिल्क होता है माँ का, उसमें जो है किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, किस प्रकार से जो बच्चे को प्रिवेंट करते हैं रोगों से। तो इस आगे की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में बच्चों हमें एक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का जवाब हमें आप जो है कहां पर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि फीमेल में जो मिल्क का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, यानी जो मिल्क निर्माण जो होता है वो कहां होता है। अब ये मत लिख दीजिएगा वहां पर मेमरी ग्लैंड में होता है सर, मेमरी ग्लैंड में, मेमरी ग्लैंड के किस भाग में होता है ना। याद होगा वहां पर हम बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला, ये सारी चीजें पढ़ाए थे ना, तो उसमें किस भाग में होता है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ में आप लोगों ने ये पूरे टॉपिक को एंजॉय किया होगा और एक एक पॉइंट को बच्चों, एक एक वर्ड को हमने क्लियर किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए दिमाग में। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक है, और अगर आप नए हैं तो फिर से वही कर सकते हैं क्या, अगर वीडियो पसंद आया, आप नए हो या पुराने, सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको जैसी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, साथ में घर पे रहिए और पूरे कोर्स को फिनिश करिए। ठीक है, तो थैंक्स।